वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ साइंस का एक बेहतरीन और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हालांकि इस चैप्टर को और इस न्यूटन्स लॉ को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और इस टॉपिक को उनके दिमाग से एकदम क्लियर करूं कि हाँ आखिरकार ये न्यूटन्स लॉ मोशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है। दोस्तों दोस्तों जो हमारे साइंटिस्ट थे, न्यूटन एक बहुत बड़े फिजिशियन थे। वो फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने खोज की ग्रेविटी की। जी हाँ, उस ग्रेविटी के खोज में ही उनका सबसे ज्यादा बलिदान था, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। कैसे उन्होंने ग्रेविटी खोजी वो सब जानते हैं कि वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल उनके सर के नीचे गिरा था, तो उन्होंने सोचा कि एप्पल कैसे गिरा है। पेड़ मतलब उनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा वो कैसे गिरा है। तो वो उस टाइम उन्होंने उस चीज की खोज की कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में होता है, फ्रीली होता है, तो वो नीचे ही क्यों गिरता है। तो ड्यू टू द ग्रेविटी उन्होंने इसकी चीज खोज की कि हाँ ग्रेविटी की वजह से कोई भी बॉडी होती है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यही उनका एक खोज थी सबसे इंपॉर्टेंट। और उसी ग्रेविटी की वजह से आज हमारी साइंस टिकी हुई है, हम टिके हुए हैं। हर ऑब्जेक्ट हर पार्टिकल जो भी अर्थ पे है वो टिका हुआ है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो दोस्तों ये इन्वायरमेंट पूरा स्पेस बन जाएगा, और ये इन्वायरमेंट अगर स्पेस बन गया तो कोई भी चीज अगर ये इन्वायरमेंट स्पेस बन गया तो कोई भी चीज अपनी जगह पे स्टैटिक नहीं रहेगी, सब फ्री मूव करेंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा जब कोई एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अपने स्पेस में मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, एकदम फ्री मूव करते हैं, कोई एक जगह स्टैटिक ही नहीं हो पाते। तो वही हाल यहाँ पे जाएगा। लेकिन अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी है। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट स्टिल ऑन देयर पोजिशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और दोस्तों यहीं से न्यूटन्स ने एक खोज की, उन्होंने एक लॉ बनाया। किसके ऊपर, मोशन के ऊपर, लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों मोशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये ए पोजीशन है यहाँ पे, इस ए पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे मूव करना है इसको, ठीक है। तो जब ये यहाँ से हम मूव किया, द मूवमेंट ऑफ द बॉक्स टिल द पोजीशन बी, the movement of the box till the position B, this is known as the motion of an box। ठीक है, जब बॉक्स यहां से यहां मूव कर रहा है A से B तक, तो जो उसका मोशन, उसका मूवमेंट हो रहा है बॉक्स का, तो उसे हम कहेंगे मोशन। और दोस्तों इसी मोशन के बेस पे कि कैसे मोशन हो रहा है या क्या उसमें साइंस लग रही है, क्या उसमें हम साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के एनालिसिस पे इन्होंने न्यूटन्स ने लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, हमारा फर्स्ट लॉ तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड लॉ है वो हमारी बेस होंगे आगे के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं आपके स्टैंडर्ड में। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या बोलिए, हाँ पूरी फिजिक्स ही इसी के बेस पे है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बेसिस पे। ठीक है, और डेली लाइफ में आप एग्जामिन करेंगे, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों न्यूटन्स लॉ को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम जो है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप समझ लिए अच्छी तरह तो न्यूटन्स के जो लॉ हैं उसको भी आप समझ लेंगे, और आगे के इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पल्स क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, ये भी चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम क्या होता है। दोस्तों देखिए मोमेंटम क्या है कि देखिए मोमेंटम क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity when an external force applied on it in the certain direction।
ठीक है फ्रेंड, मीन्स दैट हमारा एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ऐसे मूवमेंट कर रहा है। अगर ये स्टैटिक है तो हमने इसकी मतलब इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाइड किया, हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, पुश किया या पुल किया, कुछ भी किया, लेकिन एक फोर्स अप्लाई किया। तो उस फोर्स की वजह से जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी जो गति है, वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वो चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। दोस्तों इसको छोटा सा वो भी है, फॉर्मूला भी क्या है, क्या कि P, इसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू m डॉट v, दैट इज मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, m स्टैंड फॉर मास, m स्टैंड फॉर मास ऑफ एन बॉडी, ठीक है, मास ऑफ एन बॉडी, और v इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी। ठीक है दोनों दोस्तों, ये p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम। दोस्तों ये देखिए क्या है हुआ कि हमारा p जो है वो मास और वेलोसिटी का दोनों का क्या है, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कितना मास है वो भी डिपेंड करेगा, और हमने उसको फोर्स लगाया तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, तो दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा ये कहता है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आपको ये वाली लर्न नहीं हो रही है या इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, द मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज अ प्रोडक्ट of its mass and the velocity when an external force applied on it in any certain direction। ठीक, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कभी कोई फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रही है ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू द फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा न्यूटन्स की लॉ के बारे में। दोस्तों देखिए लॉ क्या कहलाता है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है न्यूटन्स का, कि पहले आपको मैं बताता हूं, वर्बली बताता हूं, फिर मैं नोट डाउन करूंगा यहाँ पे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि व्हेनेवर, चलिए हिंदी बताता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है, जब भी कोई बॉडी अपने स्थिर पोजीशन पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, या वो मूविंग पोजीशन पे है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो अनटिल एंड अनलेस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी। समझ में आया? अब देखिए मैं इसको डेफिनेशन बताता हूं। फर्स्ट लॉ स्टेट that until and unless the external force applied to the body the body remain its initial position, ब्रैकेट में either rest or in motion। ठीक, अब यहां लिखिए when an external force applied then body in motion with respect to direction of applied force। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट अनटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, बोल रहा है जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, द बॉडी रिमेन इट्स इनिशियल पोजीशन। अब वो जो बॉडी है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे, जिसमें वो पहले से थी, उसी पोजीशन पे वो स्टैटिक रहेगी। ठीक है, आइदर और द रेस्ट और इन द मोशन। अगर वो मोशन है मींस दैट वो चल रही है, अभी रनिंग कंडीशन में है तो चलती रहेगी, अगर वो स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहेगी। ठीक है,
when an external force applied then body in the motion with respect to the direction of the applied force। अगर वो बॉडी स्टैटिक में है और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी, वो स्टैटिक से मोशन मूव कर लेगी। कैसे? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो जाएगी। मींस दैट अगर ये मार्कर है, ठीक है, क्या है ये मार्कर है, ये क्या है स्टैटिक पोजीशन में है। अगर मैंने इसको मूवमेंट नहीं किया, इसमें फोर्स नहीं लगाया तो ये स्टैटिक ही रहेगा। अनटिल एंड अनलेस हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया तो ये स्टैटिक ही रहेगा। अगर मैं इसको कोई फोर्स लगाऊंगा, मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये है, ऐसे किया, अब इसको फोर्स लगाया, ये स्टैटिक है, फोर्स लगा के मूवमेंट कर रहा है ना, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं ना, फोर्स में ये है तो डायरेक्शन मेरा फोर्स क्या है, इस साइड का है ना, तो जिस सारे डायरेक्शन का फोर्स होगा उस तरफ ये मूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां करूंगा तो ये यहां मूव करेगा, वो आगे लॉ है उसका, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर मार्कर का क्या है कि जहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी फोर्स है। तो दोस्तों यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब सेकंड लॉ के ऊपर। दोस्तों सेकंड और थर्ड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस टॉपिक पे बेस पे वही आपके सेकंड और थर्ड लॉ पे बेस्ड होते हैं। वो फॉर्मूले, उसी से आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मुड़ते हैं हम सेकंड लॉ पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूटन्स की सेकंड लॉ की, ठीक है। देखिए सेकंड लॉ क्या कहलाता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। दोस्तों न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सिंपल है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है मैंने, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बोली। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। देखिए मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, सेकंड लॉ स्टेट दैट, देखिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ध्यान रखिएगा, मोमेंटम ये इज डायरेक्टली proportional to external force applied on an body। सिंपल है दोस्तों ये। अब देखिए इसको अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मतलब ये तो आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको कहते हैं d अपॉन dt, ठीक है। डिफरेंशिएट हमने उसको कर दिया, मींस दैट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा f, ठीक है। ये कांस्टेंट हम मानते हैं कि यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज हट के मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगी dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि इसलिए मैं कहता वो चीज इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ से आपने क्या किया, dmv अपॉन dt, ठीक है, और ये हो गया f, ठीक है। अब देखिए m तो कांस्टेंट है, मास वो चेंज नहीं होगा बॉडी का, तो मास क्या रहेगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dv अपॉन dt, और यहाँ क्या होगा f। और दोस्तों आप जानते हैं कि dv अपॉन dt, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, dv अपॉन dt क्या होता है बताइए जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। जब भी कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन मूव कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहलाती है वो, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m डॉट a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा f। दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, मींस दैट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो f इक्वल टू ma, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मोमेंटम से हमारा ये फॉर्मूला बन के आया है सेकंड लॉ की बेस पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आप इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप डेरिवेशन कर सकते हैं इसका फॉर्मूले तक। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा रहा है ये, और फिजिक्स के चैप्टर में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, स्टेट कीजिए। अगर ये आ गए तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स की थर्ड लॉ की, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग है, क्या है ये देखिए कि दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि थर्ड लॉ स्टेट दैट
for every action there is equal and opposite reaction। बस इतना सही है। क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स दैट क्या होगा कि जब भी हम किसी बॉडी को मूव करा रहे हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो वो हम तो मूव कराए, हमने एक फोर्स लगाया उसके ऊपर, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की, बॉडी मूव हुई, लेकिन वो बॉडी खुद भी एक सेल्फ फोर्स प्रोड्यूस करेगी। वो बॉडी खुद भी एक सेल्फ फोर्स प्रोड्यूस करेगी और वो फोर्स हमारे फोर्स के अपोजिट एक्शन होगा। मीन्स दैट अगर मैं इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अज्यूम करेंगे कि ये एक क्या है, बोट है। क्या है ये? बोट है। और ये किसमें है दोस्तों? पानी में चलती है बोट, ठीक है, बोट पानी में चल रही है और यहाँ पे एक चप्पू है, ठीक है, चप्पू, और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, राम जो हमारा फेवरेट है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि ये चप्पू को पकड़ के, ये हाथ से, दोनों हाथ से चप्पू को पकड़ के नाव चला रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है कि ये आगे जा रहा है और चप्पू को प्रेस कर रहा है। मींस दैट कि मूवमेंट आगे कर रहा है लेकिन उसका फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब पानी को पीछे ढकेल रहा है। तो दोस्तों फोर्स कहां अप्लाइड कर रहा है? वो इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड कर रहा है ना, तो इसके रिएक्शन में हमारी फोर्स कहां अप्लाइड होगी? यहां होगी। मान लो यहाँ पे Fa फोर्स अप्लाइड हो रही है तो इसके रिएक्शन में हमारी Fb फोर्स अप्लाइड होगी। मींस दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस दैट होता क्या है कि यहाँ पे कि जो Fa है वो इक्वल होगा Fb के, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिसका वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी। छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, दो और एग्जांपल है जो आपके स्टैंडर्ड में हैं या कि बुकों में हैं। क्या? सबसे पहला रिकॉइलिंग ऑफ द गन। दोस्तों जो बुलेट होती है, हमारी गन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, बुलेट होती है, जब हम उस बुलेट से हम ट्रिगर दबाते हैं, तो ट्रिगर दबाएंगे तो उस गन में से जब बुलेट बाहर निकलती है, उस गन में से बुलेट जब बाहर निकलेगी तो हमने ट्रिगर दबाया, हमने क्या की, फोर्स अप्लाइड किया उसके ऊपर। जब ट्रिगर दबाया दोस्तों तो जो बुलेट है उसमें से, गन में से जो बुलेट है वो जब बाहर निकलती है तो हमें क्या करती है, पीछे गन को झटका देती है हमें। आपने देखा होगा फिल्मों में जब जो हीरो लोग होते हैं जब गन को कॉइलिंग करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं उसका, तो पीछे झटका देती है। तो दोस्तों जितना हमने प्रेस किया, जितना हमने फोर्स अप्लाइड की ट्रिगर दबा के, उतना ही गन ने हमको रिफ्लेक्ट किया फोर्स, हमको पीछे ढकेल के। तो ये होता है इक्वल एंड अपोजिट का रिएक्शन का एग्जांपल। आप इसको बता सकते हैं अगर क्वेश्चन में आया कि रिएक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द गन इज प्रोड्यूसिंग द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल इसका ये है दोस्तों, रॉकेट की लॉन्चिंग। जब भी कोई सैटेलाइट से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, मतलब रॉकेट जब लॉन्च हो रहा होता है अपने स्टेशन से, दोस्तों क्या होता है, एक रॉकेट होता है, जब वो लॉन्च हो रहा होता है तो जितनी फोर्स उसको चाहिए होती है इस जमीन से उसको ऊपर उठाने में, जब वो ऊपर उठता है तो आप दोस्तों देखते होंगे कि यहाँ पे उसके पीछे बहुत सारी आग जलती है, बहुत सारा उसका धुआं निकलता है। दोस्तों वो धुआं उसका एक अपोजिट रिएक्शन है। मींस दैट जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही उसकी फोर्स अप्लाइड होती है नीचे, अपोजिट रिएक्शन में। दोस्तों ये भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स आप वो अप्लाइड करता है ऊपर मूवमेंट करने के लिए, उतना ही फोर्स वो नीचे डाउनवर्ड में रिएक्शन भी देता है, ठीक है। दो एग्जांपल हो गया दोस्तों। तीसरा एग्जांपल ये है कि जब आप ट्रेन में मूव कर रहे होते हैं, बस मूव कर रहे होते हैं, या ऐसी कोई भी व्हीकल में मूव कर रहे होते हो, जब वो व्हीकल चल रही होती है और सडनली वो ब्रेक अप्लाई करती है, जब भी बस ट्रेन होती है, जब भी वो ब्रेक अप्लाई करती है, तो आप क्या करते हो, अपना बॉडी में, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो उसके सरफेस पे आप अपना फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, आपके फोर्स लग रहा है mg लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है फॉरवर्ड में, जब ट्रेन आगे चल रही है, ब्रेक लगा दिया तो आपका मूवमेंट क्या हुआ, आप पीछे हो गए ऐसे करके, है ना। तो वो वहां पे भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। दोस्तों ये आमतौर पे हर जगह होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, छोटा सा है। और इसी के बेसिस पे यही कॉन्सेप्ट है, हम जब आगे आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा आपका क्या, लिफ्ट के कॉन्सेप्ट। जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में कैसे मूवमेंट करती है, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, या स्टैटिक रहती है, तो उसमें कैसे हम करते हैं, तो उसमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही
रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसकी में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक न्यूटन के ये 3 लॉ हैं दोस्तों, और इन तीनों लॉ के मैंने बेसिक आपको बता दी है, एकदम विस्तार से बताया है, एकदम खोल के बताया है, ऐसा कोई भी फैकल्टी आपको नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, जितना हो सके उतना सर्कुलेट कीजिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप दबा के रिवीजन कीजिए और वीडियो और सेशन को एक